गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ एसएस ज्योग्राफी हमारा लेसन चल रहा है भारत आकार और स्थिति। उसमें हमने अभी तक इस लेसन के अंदर यहाँ तक हमने किया था, ये चार्ट था कि आकार में भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं। और ये 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। 1869 के अंदर मिस्र में अंग्रेज़ों ने यूरोप से सीधे भारत में आने के लिए एक नहर बनाई जिसको बोलते हैं स्वेज नहर। और ये नहर साइप्रस सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए बनाई गई। आप इस मैप में देखिए कि किस प्रकार यहाँ से और ये लाल सागर होते हुए यूरोप की तरफ हम जा सकते हैं। नहीं तो पहले यहाँ से पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काट करके उसके बाद इंग्लैंड तक पहुँचा जाता था। तो आज हम इस लेसन में आगे करेंगे कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों के अपेक्षा भूभागों से भी होकर रहा है। उत्तरी भारत में पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। दर्रे होते हैं बेटा पहाड़ों के बीच में से आने जाने के रास्तों को दर्रा कहा जाता है। वो दर्रे सर्दी के मौसम के अंदर बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर बर्फ जमा हो जाती है। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। किसी देश की किताबें आई, कहानियाँ आई। भारत का पश्चिम और मध्य पूर्व एशिया तथा दक्षिणी देशों के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचे, क्योंकि दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ था। आर्यभट्ट ने मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला की प्रतीक मीनार और गुम्बद, जो इनके ऊपर देखते हैं, मीनार बड़ी बड़ी मस्जिदों के ऊपर और गुम्बद बनाए जाते हैं, इसको ईरानी सभ्यता ही कहा जाता। और हमारे देश के अंदर ये मुस्लिम मध्य एशिया से आए थे और यहाँ आकर के इन्होंने इंडो ईरानी सभ्यता का विकास किया। भारत के मसाले विश्व में प्रसिद्ध थे और इन मसालों को खरीदने के लिए ही विश्व के लोग भारत में आते थे, क्योंकि दक्षिण भारत मसालों के लिए शुरू से ही प्रसिद्ध रहा है। मलमल, जिसको कि सिल्क कहा जाता है, मलमल के कपड़े पूरे विश्व के अंदर भारत से ही जाते थे। भारत का मलमल पूरे विश्व में प्रसिद्ध था और ढाका इसका प्रमुख केंद्र था। ढाका आजकल बांग्लादेश की राजधानी है। और ऐसा बताते हैं कि 6 मीटर की साड़ी मलमल की एक माचिस की डिब्बी के अंदर आ जाती थी, जो सबसे महंगी होती थी, और राजा महाराजा और बड़े बड़े सेठ लोग इसको पहनते थे। अब इसमें आगे हम देखते हैं इस बॉक्स के अंदर की ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए कि भारत के पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट के ऊपर स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। देखिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ी भी है, घटी भी है। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर 9 हो गए, अब 8 हैं। जम्मू और लद्दाख 2 अलग अलग हुए। जम्मू और कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लद्दाख अलग, ये 2 बना दिए गए हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और
द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित बना दिया गया है। तो ढूंढिए पश्चिमी तट के ऊपर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तटीय इलाका कि गुजरात से लेकर के और केरल तक हमारा पश्चिमी तट है, इसके ऊपर है हमारा केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप, दादरा नगर हवेली। एक है ये, पहले अलग अलग होते थे, अब इसका एक नाम हो गया है दमन और द्वीप, दादरा और नगर हवेली, और दूसरा है लक्षद्वीप, और पूर्वी तट के ऊपर है पांडिचेरी। तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश है ये। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? उन राज्यों के नाम लिखने हैं जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से नहीं लगती और समुद्र से भी नहीं लगती। तो ये बहुत कम राज्य हैं हमारे। इनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इनकी सीमाएं न तो किसी दूसरे देश से लगती हैं और न ही समुद्र तट को टच करती हैं। अब आता है इसमें पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए और उदाहरण के लिए उन राज्यों के एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ किन देशों की सीमाएं लगती हैं। पहले हम लिखते थे जम्मू और कश्मीर की। अब जम्मू और कश्मीर के 2 भाग कर दिए गए हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये इतना लंबा हमारा बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। दूसरा हमारा चीन, चीन का बॉर्डर लगता है लद्दाख, जो कि अलग केंद्र शासित बना जम्मू कश्मीर से। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम। बांग्लादेश के साथ हमारे राज्यों की सीमाएं लगती हैं पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। और जिन राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं वो दोबारा से बताता हूँ आपको, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की ये स्थल सीमाएं लगती हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। जम्मू कश्मीर का ऊपर का हिस्सा 1947-48 के अंदर पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया तो उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से हमारी सीमाएं अफ़गानिस्तान को नहीं छूती, नहीं तो अफ़गानिस्तान की सीमाएं जम्मू कश्मीर को छूती थी। तो उत्तर में अफ़गानिस्तान के साथ भी भारत की सीमा लगती थी। भूटान, नेपाल और भूटान के साथ भी हमारे देश की सीमाएं लगती हैं। क्या आप जानते हैं 1947 में से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर किया जाता था। 1947 से पहले बेटा हमारे देश में 13 राज्य थे। उन 13 राज्यों के ऊपर तो शासन करते थे डायरेक्ट अंग्रेज वायसराय, भारत का सर्वेसर्वा था, और बाकी 562 थे देशी राजा
उनके ऊपर राज्य, रजवाड़े, नवाब, निज़ाम जो पैतृक थे, एक राजा उसके बाद उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, उसकी बेटी राजा, इस प्रकार से वो पैतृक थे, वो अंग्रेजों की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली थी और वो अपने रियासत पर राज्य करते थे और अंग्रेज उनके ऊपर राज्य करते थे। वो जनता से कर लेते थे, जनता के ऊपर शासन करते थे और अंग्रेजों के कानूनों को मानने के लिए वो बाध्य थे, क्योंकि जिन देसी राजा और रजवाड़ों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उन राजाओं को मार दिया गया और उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, और जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली उन राज्यों ने ही 1947 तक भारत पर राज्य किया। और उन राज्यों की जनता ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उनके ऊपर राज्य, रजवाड़े, निज़ाम, नवाब ये भी शासन करते थे और अंग्रेज उनके ऊपर शासन करते थे, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। 1947 के बाद उन राज्य और रजवाड़ों को भारत के महान नेता सरदार पटेल ने उनको समझा करके, मना करके, धमका करके, लालच दे करके उनको भारत में मिलाया और आज एक इतना बड़ा भारत हमारे पास है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन। कई रियासतें बहुत बड़ी थी, जैसे हैदराबाद रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और कई रियासतें यानी कई रजवाड़े तो एक के गांव के भी राजा कहलाते थे। तो इस प्रकार से 1947 के बाद एक विशाल भारत बनाया गया। अगले भाग में हम भारत के पड़ोसी देश और उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।